हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आने वाले वीडियोस में मैं आपको कॉपी चेक करके दिखाऊंगा कि आईसीएसई 10th के बोर्ड्स का जो पेपर होता है उसमें हम क्या क्या गलतियां कर सकते हैं जिससे हमारा मार्क्स डिडक्ट होता है। तो आइए मैं कॉपी चेक करना स्टार्ट करता हूँ। इसमें जो आपका सेक्शन ए है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो उसमें तो डायरेक्टली जो हमारे ऑप्शन है वो हम टिक कर सकते हैं, तो उसमें कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं है अगर हमारे पास सही कॉन्सेप्ट है। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स, व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज प्रोड्यूस्ड बाय इट। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, एक एक करके इनका हम आंसर चेक करते हैं बच्चे ने क्या लिखा है, ताकि हमें पता चल जाए क्या गलतियां करते हैं लोग। तो पहले वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर देखिए क्या है। मोमेंट ऑफ फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखिए एक चीज यहाँ पे छूटा हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना चाहिए था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे हमारा हाफ मार्क्स कट सकता है ना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था इसमें। सेकेंड पार्ट इसका ये था कि कैसा मोशन ये प्रोड्यूस करेगा, ये जो टॉर्क है मोमेंट ऑफ फोर्स ये कैसा मोशन प्रोड्यूस करेगा, तो ये रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है ना। तो ये हाफ मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि वर्क डन जीरो कब कब होता है, ये कंडीशंस बताना था। तो पहला कंडीशन देखते हैं, नो डिस्प्लेसमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द अप्लाइड फोर्स, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, ये भी बिल्कुल सही है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड दिया गया 20 न्यूटन और एंगल दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है और दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा दैट इज कॉस 60। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये कॉस 60 का वैल्यू ये सही है। और कुछ लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि न्यूटन मीटर तक ही छोड़ देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऐसा यूनिट वर्क का होना चाहिए, न्यूटन मीटर इज द ऐसा यूनिट फॉर टॉर्क। तो यहाँ पे मार्क्स कट जाता, लेकिन इस बच्चे ने सारा चीज सही किया तो इसको फुल मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, लेवर वर्क्स। इसमें क्वेश्चन था हमारा कि जो हमारा लेवर होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, ये भी सही है, इसके लिए 1 मार्क्स फुल मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें 2 कॉइल्स होते हैं, आपको पता होगा, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। तो इन दोनों कॉइल में से कौन सा कॉइल थिकर रहेगा और क्यों। तो इस बच्चे ने सही लिखा है, जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है जिसका काम वोल्टेज बढ़ाना होता है, उसमें जो प्राइमरी कॉइल है उसका वायर थिकर रहता है, सही लिखा है। और क्यों रहता है, बिकॉज इट हैज टू कैरी मोर करंट, ये भी सही है। ऑप्शन जो हमारा रीजन है वो भी सही है, तो ही विल गेट फुल मार्क्स, 1 मार्क्स का था। और दूसरा जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है उसमें कौन सा कॉइल थिकर रहेगा। स्टेप डाउन में वोल्टेज कम हो जाता है, तो आपको यहाँ से दिख रहा हो, इसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल बाय नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, इसको हम टर्न्स रेशियो बोलते हैं, तो इट इज इक्वल टू IP बाई IS। तो जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमारा कम है NS, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल कम होगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में, तो उसमें करंट ज्यादा होता है, तो सेकेंडरी कॉइल विल बी थिकर क्योंकि ज्यादा करंट इसे कैरी करना है। तो इसने ये चीज सही लिखा है। हाँ ये देखिए इधर लिखा है, तो इसको फुल मार्क्स मिल गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि जो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है उसमें 5 पुलीज है, ये हमारे पास गिवन है, वेलोसिटी रेशियो 5 है, जिससे हमें ये डिकोड करना पड़ेगा कि अगर वेलोसिटी रेशियो 5 है तो टोटल नंबर ऑफ पुलीज कितने होंगे, 5 होंगे। तो उसमें जो मूवेबल ब्लॉक है, मूवेबल ब्लॉक का मतलब लोअर ब्लॉक, क्योंकि वो ऊपर नीचे मूव कर सकता है, तो उसमें नंबर ऑफ पुलीज कितने होंगे, 2 होंगे, सही है। और अपर ब्लॉक में जो फिक्स रहता है उसमें 3 पुलीज रहेंगे, हमेशा अपर ब्लॉक में ज्यादा रहता है, तो इसमें भी फुल मार्क्स मिल गए, 1 मार्क्स का था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एको क्या होता है, तो एको इज रिपीटेड साउंड हर्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आफ्टर स्ट्राइकिंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन द सेम मीडियम व्हेन ओरिजिनल साउंड सीजेस। हाँ देखिए बिल्कुल सही है, अगर ये चीज हम नहीं लिखते कि ओरिजिनल साउंड सीजेस तो फिर हमें फुल मार्क्स नहीं मिल पाता इसके लिए, ठीक है, ये तो सही है। फिर क्या क्या कंडीशन जरूरी होते हैं ताकि हम एको को क्लियरली डिस्टिंक्टली सुन पाए, तो पहला कंडीशन है कि साइज ऑफ रिफ्लेक्टर शुड बी लार्ज देन वेवलेंथ ऑफ साउंड, बिल्कुल सही है, ये चीज भी सही है। नेक्स्ट है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन लिसनर एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन एयर शुड बी 17 मीटर, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, सारा चीज लिख देते हैं लेकिन मीडियम का नाम नहीं बताते कि एयर है, वाटर है, क्या है, तो वहां पे मार्क्स डिडक्ट हो सकता है।
नेक्स्ट है द इंटेंसिटी शुड बी सफिशिएंट टू बी हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहाँ एक चीज हमें इंडिकेट करना पड़ेगा कि इंटेंसिटी किसका, तो इंटेंसिटी ऑफ ओरिजिनल साउंड शुड बी सफिशिएंट, है ना, ये चीज हमें यहाँ इंडिकेट करना पड़ेगा, ओरिजिनल साउंड शुड बी सफिशिएंट, ताकि जो रिफ्लेक्शन के बाद जो एको हम तक आए वो क्लियरली सुनाई दे। तो इसमें हमारा हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ओम्स लॉ, क्या लिखा है बच्चे ने, देखते हैं। ओम्स लॉ, द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। सही है, बिल्कुल सही है। फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, बिल्कुल सही है। लेकिन इसने एक गलती यहाँ पे क्या किया कि ये लिखना जरूरी होता है, ये जो हमारा थ्योरी पार्ट हमने लिखा उसके बाद ये रिलेशन बताना जरूरी होता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई और फिर V इक्वल आई आर, जहाँ पे आर हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसके बारे में हमें पता है, दैट इज द रेजिस्टेंस। फिर इसके लिए एक सर्किट डायग्राम बनाना था जिसमें रियोस्टेट, एक अननोन रेजिस्टेंस, एमीटर और वोल्ट मीटर, ये सारे चीज़ों को दिखाना था। तो एमीटर की ये सब जो ठीक है, बैटरी जो हमारा सोर्स ऑफ करंट है, रियोस्टेट भी ठीक है और अननोन रेजिस्टेंस भी ठीक है, लेकिन इसने एक चीज़ छोड़ दिया, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमेशा जो हमारा अप्लायंस है, जो रेजिस्टेंस है, उसके साथ पैरेलल में दिखाना होता है। तो इसके लिए हाफ मार्क्स इसके कटेंगे। ये टोटल क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, तो इसमें हाफ मार्क्स यहाँ, हाफ मार्क्स यहाँ, मतलब 1 मार्क्स कट गए, है ना। आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी में हमसे पूछा गया कि बीटा एमिशन कैसे होता है, क्योंकि जो बीटा है हमें पता होगा कि नेगेटिवली चार्ज होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन तो रहते नहीं, तो फिर आए कहाँ से, बीटा एमिशन होता कैसे। तो इसका रीजन पूछा गया था, एन इलेक्ट्रॉन पर न्यूट्रॉन चेंजेस टू प्रोटॉन, बिल्कुल सही है। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है, जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो अनस्टेबल है, तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ लिख सकते हैं, या बीटा का सिंबल देके भी -10 हम लिख सकते थे। तो बिल्कुल सही है, बच्चे ने सही लिखा है, तो इसको 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, 1 मार्क्स मिल गया। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि फ्यूज क्या होता है। तो फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज टू लिमिट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, बिल्कुल सही है। जो अप्लायंस को प्रोटेक्ट करता है, शॉर्ट सर्किट से बचाता है और अप्लायंस को प्रोटेक्ट करता है, सही है। फिर इसमें कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते पूछा गया था, लेड एंड टिन का अलॉय यूज़ किया है, सही है। जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई रहता है, बिल्कुल सही। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, पूरा मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कॉइल, ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर इसका फैक्टर्स पूछा गया था, तो कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं कैसे। तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, देखिए इसने लिखा है, सही है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल से भी हम इसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो ये टोटल 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स मिल गए। आगे बढ़ते हैं। ये न्यूमेरिकल है हमारा, जिसमें न्यूमेरिकल में हमें फाइंड करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सब्सटेंस का, है ना। तो न्यूमेरिकल ये इसमें गिवन क्या क्या है हमारे पास, हम ये देखते हैं। अभी देखिए इस बच्चे ने प्रोसेस पूरा नहीं दिखाया है, सही नहीं है प्रोसेस, है ना। तो आंसर तो समहाउ ही मैनेज टू गेट द आंसर, लेकिन इसका मेथड सही नहीं है। MC डेल्टा टी, हीट एनर्जी रिलीज्ड, अच्छा यहाँ पे इसने मार्क किया हुआ है 2400 जूल हीट एनर्जी रिलीज्ड है, ठीक है, ये सही है, सही तरीका सही है इसका। ये 2 मार्क्स का था, इससे 2 मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोई अगर नॉन रिजिड बॉडी होता है तो उसका हम क्या उसमें चेंजेस होता है जब फोर्स लगाते हैं। तो इट प्रोड्यूसेस द चेंज इन शेप और साइज ऑफ द बॉडी, सिर्फ लिखना चाहिए, क्योंकि देखिए जब पूरा का पूरा उसका शेप चेंज हो जाता है, मतलब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो जाता है, तब उसमें मोशन हो सकता है, रेस्ट से मोशन में वो आ सकता है ना। तो ये चीज़ हमें नहीं लिखना होगा, क्योंकि ये कंडीशन नहीं बोला गया है कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये चीज़ यहाँ पे इट विल बी नॉट एक्सेप्टेबल। हमें सिर्फ ये बताना था कि उसका साइज या शेप चेंज होता है, तो इसके लिए हाफ मार्क्स डिडक्ट होते हैं। नेक्स्ट है आइडियल मशीन क्या होता है, हमसे पूछा गया। तो आइडियल मशीन में इफिशिएंसी 100% होता है, बिल्कुल सही है। और इसके साथ ये हमें बताना जरूरी है कि इसमें वर्क इनपुट जो है वो वर्क आउटपुट के इक्वल होता है, या फिर एनर्जी आउटपुट और एनर्जी इनपुट इक्वल होता है। अब देखिए ये सारा चीज़ करना ही नहीं था इसमें, है ना, ये सब हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। हमसे जो पूछा जाता है वो टू द पॉइंट बताना है कि हाँ
क्या क्या है। तो जैसे टू द पॉइंट हमने ये बताया। अब हम चाहे जितना कुछ भी लिख दें, ये सारा चीज़ लिखने से हमें कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। नेक्स्ट है कि एमए और वीआर के बीच में क्या रिलेशन होता है किसी आइडियल मशीन के लिए। अब देखिए दोबारा, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। आपसे पूछा गया कि एमए और वीआर के बीच में क्या रिलेशन होता है आइडियल मशीन के लिए, तो आप इतना कुछ नहीं लिखेंगे। ये देखिए बच्चे ने सही किया ये सब, लेकिन ये सारा टाइम हम सेव करेंगे तो आगे हमारे काम आएगा। ये सब का ज़रूरत नहीं था। ये डायरेक्टली सिर्फ इतना भी लिखता है एमए और वीआर का रिलेशन, तो इससे फुल मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो खुली है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि एक खुली है जो कि एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय हिम। तो वो जीरो वर्क करता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसने क्या लिखा है, वर्क बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन लोड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द कुली। ठीक है, बिल्कुल सही है, इसने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया है। दोनों के बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है हमारा वो 90 है और cos 90 जीरो होता है, तो इसने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये थ्योरी पार्ट लिखते हैं और ये पार्ट नहीं दिखाते, तो इसमें मार्क्स डिडक्ट होता है। तो इसमें मार्क्स डिडक्ट होने का कोई चांस नहीं है, इसको फुल मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि सिंपल ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम में जो एनर्जी कन्वर्जन्स होते हैं वो दिखाना था और टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, ये इस फिगर में शो करना है हमें। तो इस बच्चे ने इसमें दिखाया पोटेंशियल एनर्जी mgh एक्सट्रीम पे, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता है क्योंकि ये बॉडी मोमेंटरीली बहुत कम टाइम के लिए रुकता है। और टोटल एनर्जी क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी mgh प्लस जीरो, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल सही है, इधर भी बिल्कुल वही चीज होगा दूसरे एक्सट्रीम पे भी। और यहाँ पे क्या होगा, हाइट या इसका जीरो हो गया, रेफरेंस लेवल लेते हैं जो हमारा मीन पोजिशन है उससे, तो हाइट जीरो मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी पूरा का पूरा पोटेंशियल यहाँ पे जो था वो चेंज हो गया काइनेटिक एनर्जी में। ये भी सही है, ये 3 मार्क्स का था, 3 मार्क्स मिलते हैं पूरे। अब देखिए ये सारा चीज इसने सही बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारे पास लोड और एफर्ट का वैल्यू दिया गया था, ये सिंपल मशीन का क्वेश्चन है, लोड और एफर्ट का वैल्यू दिया गया था और एमए निकालने बोला गया है ना। तो एमए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लोड बाय एफर्ट हमारा जो फॉर्मूला होता है, तो ये एमए 2.5 है। और फिर हमारा सिंपल मशीन का कौन सा क्वेश्चन है, देखिए पुली का ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का क्वेश्चन है, जिसमें ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में हमारे पास 3 पुलीज हैं, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो आपको पता हो शायद ये कि बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ है और बहुत आसान सा भी है कि जब भी किसी ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में एफर्ट का कोई डायरेक्शन नहीं दिया रहता है, तो हम वही लेते हैं जो हमारे लिए कन्वीनियंट है, दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और एफर्ट डाउनवर्ड होगा तो फिर जो भी हमारा ब्लॉक एंड ये टैकल सिस्टम में जो नंबर ऑफ पुलीज है वही वी आर होता है। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ पुलिस दिया गया था 3, तो हम वी आर 3 लिख लेते हैं। ओके, फिर इफिशियंसी फाइंड करना था, तो एम ए इक्वल इफिशियंसी इंटू वी आर होता है, ये रिलेशन होता है हमारा, है ना। ये बहुत काम का चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसमें से इफिशियंसी निकालना है, तो एम ए हमें पता चल ही गया है 2.5 और वी आर भी पता चल गया 3, तो 2.5/3 कर देंगे हम। तो देखते हैं बच्चे ने क्या किया है। तो इसने ये कैलकुलेट किया है और ये बिल्कुल सही है ना। चलिए ये सही है, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का था। 3 सब पार्ट्स थे इसमें, एक यहाँ पे 1 मार्क्स, 1 मार्क्स यहाँ पे और 1 मार्क्स इसके लिए, तो 3 मार्क्स मिल गए। आगे बढ़ते हैं। डिफाइन करना है क्रिटिकल एंगल क्या होता है। देखिए क्या लिखा है, इज द एंगल एट विच लाइट रेज्ड इन डेंसर मीडियम स्ट्राइक्स सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम टू विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। अब देखिए इसमें एक टर्म इसने नहीं लिखा है कि क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम कॉरेस्पॉन्डिंग टू विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। अब देखिए ये चीज ने सही लिखा है, लेकिन सिर्फ ये नहीं लिखने की वजह से हमारा मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा कि एंगल ऑफ कौन सा एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम। अब ये सारी चीज लिखने की जरूरत नहीं थी कि एट विच एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम कॉरेस्पॉन्डिंग टू विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। तो ये हमारा ये सही हो जाता है, लेकिन इसमें मार्क्स डिडक्ट होंगे। फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है पूछा गया, तो लाइट रे इन डेंसर मीडियम स्ट्राइक सरफेस ऑफ सरफेस, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब देखिए यहाँ पे इसने ये चीज बता दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब देखिए यहाँ एक चीज फिर से छूटा, क्रिटिकल एंगल, ये आपको जब भी क्रिटिकल एंगल टर्म यूज करते हैं तो जरूर बताना कि क्रिटिकल एंगल फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, गिवन पेयर ऑफ मीडिया, क्योंकि अगर 2 मीडियम नहीं रहे, एक डेंसर एक रेयर, तो फिर क्रिटिकल एंगल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। टू विच लाइट रेज रिफ्लेक्टेड बैक इन डेंसर मीडियम, हाँ ये सही है, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था, तो इसके लिए मार्क्स डिडक्ट होते हैं, हाफ मार्क्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये दोनों कंबाइंडली, इसमें 1 मार्क्स मिला है।
आगे बढ़ते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, जिसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है देखते हैं। आई गिवन है, दैट इज इमेज लेंथ या साइज ऑफ इमेज भी बोल सकते हैं, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी पता है। और ये डिस्टेंस, यू इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, है ना। तो ये गिवन है हमारे पास, और ये आगे माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो भी चीज लेफ्ट में होता है उसके आगे माइनस लगाते हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन आई बाई ओ इक्वल वी बाई ओ, इसने वी फाइंड करना था फर्स्ट पार्ट में कि डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना होगा लेंस से। बिल्कुल सही है, -24, मतलब ये जो है ये लेफ्ट साइड में ही, मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज भी बनेगा। सही है, इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का केस है और उसमें हमारा एक ही केस है जब वर्चुअल इमेज बनता है सेम साइड लेंस के जिस साइड ऑब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसमें फिर फोकल लेंथ फाइंड करना है, तो इसने लेंस फॉर्मूला लिखा है, सही है। आगे देखते हैं क्या किया। हाँ, फोकल लेंथ फाइंड किया है, क्योंकि u पता था ही और v हमने सेकंड वाले पार्ट में फाइंड कर लिया था, तो इसका तीनों पार्ट्स सही है। 3 सब पार्ट्स थे इसमें, तीनों सब पार्ट सही है इसका, तो 3 मार्क्स मिलते हैं। अब देखिए इसमें हमें ये रे डायग्राम कंप्लीट करना था, जिसमें हमारे पास एक 30, 60, 90 डिग्री का प्रिज्म है और ये लाइट रे यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर है, तो अनडेविएटेड पास किया। इसमें करना क्या है कि 90, ये 60, ये 30, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए 60 डिग्री बना, जो कि हमारा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, क्योंकि ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री, तो इट विल सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ से ये बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ से ये अंदर ही रह जाएगा। और फिर लेकिन एक गड़बड़ क्या किया, यहाँ पे एरो नहीं दिखाया, देखिए बिना एरो के आपका जो रे डायग्राम है वो इनकम्प्लीट माना जाता है। यहाँ पे दिया है लेकिन आगे नहीं दिया, तो इसके लिए ये 1.5 मार्क का क्वेश्चन था, हाफ मार्क्स कटते हैं एरो के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे बिल्कुल सही बनाया है, लेकिन ये फिर से वही चीज़, एरो नहीं दिया है, इसके लिए हाफ मार्क्स कटते हैं। देखिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ पे मार्क्स कटते हैं, ताकि आप ये गलतियाँ ना करें। फिर क्या है, स्केटरिंग ऑफ लाइट को डिफाइन करना है, तो इट इज़ द अब्जॉर्प्शन, ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसमें पूछा गया था कि रेड लाइट का स्केटरिंग कम होता है, इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, कोई एग्जांपल देना था, तो ट्रैफिक सिग्नल्स में बता सकते हैं रेड लाइट का यूज़ करते हैं। वैसे डेंजर सिग्नल्स लिखना ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहता है ना। तो ये 2 मार्क्स का था, 2 मार्क्स मिलते हैं इसमें। फिर हमसे 2 वेज पूछे जा रहे हैं जिससे हम जो ईएमएफ हमारा जनरेट होता है एसी जनरेटर में, उसका मैग्नीट्यूड हम बढ़ा सकें। तो बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही है, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज अगर हम कर लें। और दूसरा चीज बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर कॉइल, बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने जल्दी जल्दी हम ये स्पीड ऑफ रोटेशन करेंगे, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स उतने ही जल्दी जल्दी होगा और हमारा ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है वो ज्यादा होगा, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। दोनों चीज सही है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमसे पूछा गया है कि ये क्वेश्चन था कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होता है, तो इसको हम एज अ कूलेंट यूज़ करते हैं, इसका एग्जाम्पल देना था। तो इस बच्चे ने एग्जाम्पल नहीं दिया है, इसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल में हम ये बता सकते थे कि एक कार रेडिएटर्स में यूज़ करते हैं, है ना, कार रेडिएटर्स में एज अ कूलेंट यूज़ करते हैं हम, ताकि ये इंजन का हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सके। और दूसरा पूछा गया था कि एज अ हीट रिजर्वायर हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो हम इसको हॉट वाटर बॉटल्स में या फिर फोमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं, हम ये लिख सकते थे, है ना। तो इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है, अब ये न्यूमेरिकल इस बच्चे ने, देखिए प्रोसेस इसका सही है सारा कुछ, लेकिन इसने कहीं पे कुछ गड़बड़ किया है जिसकी वजह से ये मैग्नीट्यूड सही नहीं आया। मैंने बहुत सारी कॉपियाँ चेक की हैं, तो मुझे ये पता है ये वैल्यू 655 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इसका मेथड तो सही है लेकिन आंसर सही नहीं आया, तो इसको इसके लिए 1 मार्क्स दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जब जो लेक होता है वो फ्रीज करने लगे, तो फ्रीज करने के वजह से, जब लेक फ्रीज करने लगे तो उसके वजह से नहीं, क्वेश्चन था है हमारा, सॉरी फॉर दैट, कि जो हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर है वो बहुत कम हो जाता है जब जो फ्रोजन लेक है वो अगर मेल्ट करने लगे, तो अगल बगल का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, इट बिकम्स बिटरली कोल्ड। तो इसके लिए सबसे पहला चीज़ ये लिखना ज़रूरी था, स्नो स्टार्ट्स टू मेल्ट इन अ फ्रोजन लेक बिकॉज ऑफ हाई स्पेसिफिक लेटेंट, ठीक है, इट अब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग टू मेल्ट। हाँ बिल्कुल सही। देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ लिखना था कि ये सारा चीज़ क्यों हो रहा है, ड्यू टू हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। हम अगर कुछ भी ना लिखें, सिर्फ ये लिखें, तो हमें कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल ही जाता है। तो इसने बिल्कुल सही किया है, हीट अब्जॉर्ब्स फ्रॉम द सराउंडिंग टू मेल्ट, ठीक है, तो ये हमारा सही है। इसके लिए आंसर 2 मार्क्स का था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करना, तो इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, बिल्कुल सही है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल सी एंड सी डैश दैट इज हीट कैपेसिटी, दोनों के बीच में हमें रिलेशन बताना था। तो ये हम
देखते हैं, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड रेडिएशंस को डिफाइन करना था, तो इट इज ओमनी प्रेजेंट रेडिएशन प्रेजेंट इवन इन द एब्सेंस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, बिल्कुल सही है। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का देखिए, अब देखिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का एग्जाम्पल पूछा गया है, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मतलब जैसे यूरेनियम, कार्बन 14 हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये वीक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ना। तो अगर आपसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सिर्फ पूछा गया तो आप यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम, थोरियम ये सब बताना जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है। तो कार्बन लिखना सही नहीं है क्योंकि ये वीक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, तो इसके लिए हाफ मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। और बैकग्राउंड रेडिएशन सही डिफाइन किया तो इसके लिए 1 मार्क्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव रिएक्शन चेंजेस दिया हुआ है रेडियो एक्टिविटी का, तो एग्जैक्टली क्या है देखिए, इसको बैलेंस करना था है ना, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था, यहाँ पे बैलेंस करना था, तो इसने सही किया है। बीटा एमिट होता है तो एटमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है एलिमेंट का, तो एंड सोडियम था तो ये मैग्नीशियम में चेंज हो गया। और फिर यहाँ पे ये बताना था कि यहाँ पे क्या क्या होगा, तो इसने सही किया 2 और 4, तो 2 मार्क्स का था, इसमें सही है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जब अल्फा पार्टिकल कोई एमिट करता है कोई भी एलिमेंट तो उसमें क्या चेंजेस आता है, वो पीरियडिक टेबल में उसका पोजीशन कैसे चेंज होता है। देखिए पहला क्वेश्चन था अल्फा पार्टिकल का, तो इसने सिर्फ लेफ्ट लिखा है, यहाँ पे लिखना चाहिए था 2 प्लेसेस लेफ्ट, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के एमिशन की वजह से एटमिक नंबर 2 से कम होता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि बीटा से क्या चेंज होगा, तो इसमें टू राइट लिखा है, सही लिखा है, लेकिन 1 प्लेस टुवर्ड्स राइट लिखना चाहिए था क्योंकि बीटा के एमिशन से एटमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, और ये तो बिल्कुल सही है। इन दोनों में देखिए प्लेसेस लिखा है लेकिन कैसे ये नहीं बताया, तो दोनों में हाफ हाफ मार्क्स कटेंगे, है ना। फिर रेडियो एक्टिव क्या है, तो स्पॉन्टेनियस, देखिए इसमें ये जो टर्म स्पॉन्टेनियस है आपको इसका सिग्निफिकेंस समझना पड़ेगा। स्पॉन्टेनियस कहीं भी हम नहीं लिख सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस इन नेचर एमिटिंग इनविजिबल रेडिएशन, ये इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट कैसे करेंगे। रेडियो एक्टिविटी इज न्यूक्लियर फेनोमेनन इन विच अ सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट्स बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा और बीटा एंड गामा रेडिएशंस, है ना। तो ये गलत है, इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। बीटा पार्टिकल और कैथोड रेज में रिलेशन बताना था, जो सिमिलैरिटीज और डिफरेंस बताना था, तो सिमिलैरिटीज देखते हैं क्या लिखा है। बोथ आर बीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सही बात है। बोथ प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस ऑफ ये लिखना गलत है। फ्लोरेसेंस कॉज करते हैं, फ्लोरेसेंस ऑन स्ट्राइकिंग अ फ्लोरेसेंट मटेरियल सच एज जिंक सल्फाइड स्क्रीन, तो ये ऑफ लिखना ये गलत है यहाँ पे, तो इसके लिए मैं हाफ मार्क्स, यहाँ पे हाफ मार्क्स मिलेंगे। और फिर डिफरेंस क्या है देखते हैं, तो गामा इज एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वेयर एज, ये देखिए यहाँ पे बीटा के बारे में ये बिल्कुल ही गलत है, बीटा और कैथोड रेज के बारे में बताना था, तो ये गामा के बारे में लिखा है, कुछ अलग ही गलत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये एक न्यूमेरिकल गिवन था हमारे पास ए बी सी डी, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था दो ऑपोजिट कॉर्नर्स पे, वर्टिसेस पे, दोनों के बीच में क्या होगा। तो देखिए यहाँ होता क्या कि किसी एक एंड से आप करंट भेजेंगे तो यहाँ से करंट डिवाइड होगा दो अलग अलग रास्ते में, कुछ इधर गया करंट और कुछ इधर गया, तो जो करंट इधर गया वही करंट इससे भी आएगा, मतलब ये दोनों सीरीज में, तो 2 + 2 4, वैसे ही इधर ये आएगा तो इसमें भी वही करंट जाएगा 2 + 2 4, तो ये 1/4 1/4, ठीक है, इसने सही किया है, ठीक है। तो ये हमारे 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसको 2 मार्क्स मिलते हैं। तो आई होप मैंने जो आपको इस वीडियो में कॉपी चेक करके दिखाया है ये आपके लिए हेल्पफुल हो और आप ये सारी गलतियां ना करें ताकि आपका जो मार्क्स वो है वो डिडक्ट ना हो इन सारे क्वेश्चंस में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।